तो गाइस व्हाट्सअप, मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉरेन सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था द पार्ट 1 एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आपने हमारी उस वीडियो को मिस कर दिया है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए और आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। आज के पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज के साथ क्या किया और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, और मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक बादशाहत हुआ करती थी, जहां पर एंटायर वर्ल्ड के अंदर हमारे कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा डिमांड थी। हमारा बहुत बड़ा रेपुटेशन था वर्ल्ड मार्केट के अंदर, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ही बर्बाद कर दिया, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स को ये पता था कि अगर वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो इंडियन इकोनॉमी को डुबाना पड़ेगा, और इसके लिए पहले उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद किया, सेकेंड वन उनकी नजर आई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की तरफ। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद उन्होंने किस तरीके से किया, तो मैं वो मेंशन करने के लिए जा रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाज अलाउड टू सेट अप। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया, और सेकेंड वन आपने किसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को मार्केट में आने नहीं दिया। पर आपने ये किया कैसे, तो मैंने नेक्स्ट वन लिखा कि हाउ ये हुआ कैसे। तो दो पॉइंट्स यहां पर आपके पास आएगा। द फर्स्ट वन, टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। सबसे पहला आपका मकसद था कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेना है एट चीप रेट टू बी यूज्ड बाय द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। तो याद रखिएगा किसके लिए, अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए। तो उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्हें पता था कि उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो वो इंडिया से चीप रेट के ऊपर रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते थे। किसके लिए, अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सेकेंड वन उन्होंने क्या किया, टू सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब उन्होंने हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सेल किया ऑफ ब्रिटेन इन इंडियन मार्केट एट अ हायर प्राइसेस। यानी मेरी बिल्ली और मुझी को मैं उन्होंने हमसे ही रॉ मटेरियल परचेज किया और हम ही को हायर प्राइस के ऊपर फाइनल गुड्स सेल करना शुरू कर दिया। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रिटेन गवर्नमेंट। उन्होंने कॉटन परचेज किया हमसे एज अ रॉ मटेरियल, और कॉटन क्लोथ्स हायर प्राइस पर हमको ही बेच रहे थे। उन्होंने सिल्क परचेज किया हमसे एट अ लो प्राइस, और सिल्क क्लोथ्स बनाकर वो हमें हाई प्राइस पर सेल कर रहे थे। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि वो किस तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर सके। तो मैंने आगे लिखा, this twofold policy was enforced to ensure the maximum advantages to their home country। तो इनका मेन मकसद क्या था कि अपनी होम कंट्री का फायदा करवाना है। हमें तो ब्रिटेन का फायदा करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, तो ये दो चीजें उन्होंने किया। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल इंडिया से परचेज करेंगे, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया को ही सेल करेंगे। तो यहां पर इस पॉलिसी को बोला गया डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है भेदभाव, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। तो हमने टैक्सेस की एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। तो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, तो ऐसा स्कीम ब्रिटेन गवर्नमेंट लेकर आए। उन्होंने क्या किया, तो मैंने 3 डिफरेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन, दिस पॉलिसी अलाउड द फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। तो याद रखिएगा, इंडिया से ब्रिटेन पर अगर रॉ मटेरियल जाएगा तो वो फ्री एक्सपोर्ट है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगने वाला। इन द सेम ऑर्डर, फ्री इंपोर्ट्स of finished products from Britain to India
और ब्रिटेन वाले अगर इंडिया वालों को फाइनल गुड्स सेल करेंगे तो उसके ऊपर भी कोई ड्यूटी नहीं है, बट हेवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट। लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट को सेल करना चाहते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि इसके ऊपर हेवी टैक्सेस लगाए जाएंगे। अब हेवी टैक्सेस लगने की वजह से होगा क्या, तो जब आप किसी भी चीज पर हेवी टैक्सेस लगाते हैं तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है, और एक्सपेंसिव होने के बाद मार्केट में उसका डिमांड फॉल हो जाता है। तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर था ब्रिटेन गवर्नमेंट का कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे बर्बाद किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले ये दो चीजों पर काम किया। उन्होंने रॉ मटेरियल हमसे परचेज किया और हमको हायर प्राइस पर फाइनल गुड्स सेल किया। पर ऐसा हुआ कैसे? थ्रू द डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। उन्होंने टैक्सेस की डबल पॉलिसी लगाई, जहां पर इंडिया अगर ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सेल करती है तो वो टैक्स फ्री है, इंडिया अगर ब्रिटेन से फाइनल प्रोडक्ट्स परचेज करती है तो वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सेल करेंगे तो उस पर हेवी टैक्सेस लगेगा। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट की बात की थी, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट वर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब उसकी वजह से हुआ क्या? तो द फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, इट क्रिएट अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो गया? ड्यू टू द डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाया गया, जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव हो गए, और एक्सपेंसिव होने की वजह से उनकी डिमांड मार्केट में डिक्लाइन हो गई। जब डिमांड डिक्लाइन होगी तो क्या क्रिएट हो जाएगा? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ये फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट था जो पड़ा। सेकेंड वन हमारे पास आया, हाई कंपटीशन फ्रॉम द लो प्राइस्ड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब हमारा जो कंपटीशन था वो ब्रिटेन के मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ था, क्योंकि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो हैंडमेड होता है, जहां पर हम लेबर से बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं। तो जहां पर लेबर का ज्यादा यूज किया जाता है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो ब्रिटेन गुड्स होते हैं वो हमारे लिए मशीन से बनने वाली चीजें होती हैं, तो बहुत जल्दी बन जाती है। सेकेंड वन, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे वो एक्सपेंसिव हुआ करते थे एज कंपेयर टू द ब्रिटेन मशीन मेड गुड्स, जिसकी वजह से ब्रिटेन गुड्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो गई। और मैंने लिखा, इट एनकरेज द इंपोर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन, और हमने खुद ने ब्रिटेन से गुड्स को खरीदना शुरू कर दिया, हमने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट गुड्स को खरीदना बंद कर दिया। नाउ द थर्ड रीजन मैंने यहाँ पे लिखा, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब हमारा डिमांड स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। अब हम लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते थे। धोती कुर्ता हमें पसंद नहीं था, अब हम शर्ट पैंट और कोट पहनना चाहते थे। दैट मीन्स कि अब इंडियन लोग अपने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते थे, जिससे इंडियन मार्केट के अंदर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड कम हो गई। सो दीज आर द थ्री रीजन जहां पर आप बोल सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा। आई रिपीट अगेन, द फर्स्ट वन मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, द सेकंड वन इज द हेवी कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड, एंड द थर्ड वन इज द चेंज इन द डिमांड पैटर्न। चलता हूं थर्ड पॉइंट की तरफ, और थर्ड पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किया, लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक सेक्टर के पास, लेकिन जब हम कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ऑन दैट टाइम पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड था। तो मैंने लिखा था, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड। कुछ ही सेक्टर्स की तरफ था, हर सेक्टर्स की तरफ गवर्नमेंट का राज नहीं था, और इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाया इंडिया के अंदर। द फर्स्ट वन, रेलवे, पावर, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एटसेट्रा। तो लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, जिन्होंने कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की, तो उन्होंने कभी फोकस ही नहीं किया कुछ चीजों के ऊपर, और इसीलिए इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बेटर नहीं हो पाया। नाउ द लास्ट वन, एंड दैट इज द लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर आपकी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि अगर हम किसी भी डेवलप्ड नेशन का एग्जांपल लेते हैं, वो चाहे यूएसए है, जापान है, वहां पर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंडिया के केस में इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल कैसा था? तो मैंने लिखा, लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी वाज वेरी लो।
तो इतना कम था जिससे हमारा काम नहीं चल सकता था। एक तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था इंडस्ट्रीज, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में थी नहीं। और सेकेंड वन, इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर वो बहुत ही लो था, जिससे हमारा गुजारा नहीं चल सकता था। अनबैलेंस एंड द लोप साइडेड ग्रोथ। अनबैलेंस का मतलब कुछ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम कर रही थी और कुछ इंडस्ट्रीज ने नाम नहीं किया। तो मैं यहां पर एक इंडस्ट्री का नाम लेना चाहूंगा, द नेम इज द टिस्को। टिस्को इज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1907 में स्टार्ट हुई थी जमशेदपुर बिहार से। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज थी जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही थी, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए अनबैलेंस और द लोप साइडेड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, जहां पर इंडियन इंडस्ट्री ढंग से काम नहीं कर पा रही। तो चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट आपके पास आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो हमारी इंडिया में एक और प्रॉब्लम थी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल गुड्स होते क्या है? तो कैपिटल गुड्स होते हैं लाइक द मशीन्स, जो हमारी हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास मशीन्स होनी चाहिए। तो हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होनी चाहिए जो मशीन्स का प्रोडक्शन कर सके। तो मैंने यहां पर लिखा, इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस द मशीन टूल्स एंड द इक्विपमेंट्स। तो ऐसी इंडस्ट्री जो मशीन्स का प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि मशीन आपकी आगे हेल्प करने वाला है फर्दर प्रोडक्शन करने में, विच हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन। तो फर्स्ट वन मैंने लिखा, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नेसेसरी टू प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आप अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपके पास कैपिटल गुड्स होना चाहिए, और कैपिटल गुड्स होना चाहिए तो उसे बनाने वाली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी आपके पास होनी चाहिए, विच वॉज नेग्लिजिबल एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे हाथ खाली थे जी, हमारे पास इंडस्ट्रीज में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के नाम पर कुछ भी खास नहीं था। नेक्स्ट वन मैंने लिखा था, ब्रिटिश वांटेड टू डेवलप ओनली दोज इंडस्ट्री व्हिच वुड नेवर बी कॉम्पिटिटिव टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। यहां पर एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया को उतना ही डेवलप करो जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, तो वो वहां पर इंडिया के अंदर उन्हीं इंडस्ट्रीज को सेटअप होने देना चाहते थे जो ब्रिटेन के लिए कॉम्पिटिटिव ना हो, और ब्रिटेन के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो ब्रिटेन का रास्ता बिल्कुल खाली होगा। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा, ब्रिटिशर्स वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन, और वो चाहते थे कि हम उन पर डिपेंडेंट रहें, हम उनसे कैपिटल गुड्स बाय करें तो हमारी पूरी डिपेंडेंसी ब्रिटेन के ऊपर हो जाएगी। बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने इन चीजों के साथ खेला। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो मशीन्स बनाती है, और मशीन्स हमारे फर्दर प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। पर इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बिल्कुल ना के बराबर हुआ करते थे। सेकेंड वन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटेन सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते थे जो उनके लिए कॉम्पिटिटिव ना बने, एंड द थर्ड वन, वो चाहते थे कि इंडियंस पूरी तरीके से ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं गुड्स खरीदने के लिए, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आया। तो यहां पर हमने फिनिश किया द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताया, आई रिपीट अगेन। सबसे पहले हमने किया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज द डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। फिर हमने किया एडवर्स इफेक्ट ऑन द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। फिर आपने किया लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, देन द लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, एंड द लास्ट वन इज द लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज द फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंसीडर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फॉरेन ट्रेड के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद, मैंने यहां पे लिखा द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ। आप जानते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन के ऊपर काफी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। इन द सेम ऑर्डर ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, टैरिफ लगाया गया था, टैक्सेस जहां पर आपने किया था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसीज होती थी। Persuaded by the colonial government adversely affected the structure, composition and the volume of India's foreign trade.
जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया का एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड चेंज हो गया। हम पहले कुछ और बेच रहे थे, अब हम कुछ और सेल कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। जो इंडियन इकोनॉमी पहले हुआ करती थी अब वो इंडियन इकोनॉमी नहीं रह गई। सेकेंड वन, हमारा कॉम्पोजिशन, कौन से गुड्स को हम सेल करते थे और कौन से गुड्स को बाय करते थे, वो चेंज हो गया। द लास्ट वन इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों का सम आता है, तो वो हमारा वॉल्यूम पूरी तरह से चेंज हो गया अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और इसे समझाने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स को यूज किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। मैंने लिखा एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। हमारी हालत क्या थी कि हम एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के। प्राइमरी प्रोडक्ट इज लाइक अ रॉ मटेरियल जो किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जरूरत होती है। ये हमारी खुद की कंट्री में जरूरत थी, लेकिन उस टाइम पर हम ब्रिटेन को सेल किया करते थे, तो हम एक्सपोर्टर बन गए प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, जो मेन आपका रॉ मटेरियल होता है। ऑन द सेम टाइम आपको इंपोर्टर बनना पड़ा फिनिश प्रोडक्ट्स का, जो भी फिनिश प्रोडक्ट हम ब्रिटेन से परचेज करते थे। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा कि आप एक्सपोर्ट किनका करते थे, तो हमारे यहाँ पे रॉ सिल्क का एक्सपोर्ट किया जाता था, हम कॉटन का एक्सपोर्ट करते थे, शुगर हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उस टाइम पर हम एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को। इन द सेम ऑर्डर हम इंपोर्ट करते थे फिनिश प्रोडक्ट्स को। तो हमने कॉटन उन्हें सेल किया, कॉटन क्लोथ उन्होंने हमें सेल किया, हम सिल्क उन्हें सेल कर रहे हैं, वो सिल्क क्लोथ्स बनाकर हमें सेल कर रहे हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम जो इंडिया के अंदर थी। तो रॉ मटेरियल वो हमसे परचेज करते थे और हमारे ही रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाकर वो हमें बेच रहे थे। तो हमें यहाँ पर इंपोर्टर बनना पड़ा फिनिश प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा हम एक और चीज का इंपोर्ट करते थे, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल गुड्स। अभी आपने पढ़ा था कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन एंड द इक्विपमेंट्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन से इंपोर्ट्स के लिए आप फिनिश प्रोडक्ट्स परचेज करते थे, आप कैपिटल गुड्स परचेज करते थे। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि आपकी खुद की कंट्री में शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल आइटम्स हो गया, क्योंकि जो एसेंशियल आइटम आपके कंट्री के लिए जरूरी था वो आप अपनी कंट्री में यूज ना करके फॉरेन कंट्री यानी कि ब्रिटेन को सेल कर रहे थे। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटेन वालों ने सोचा कि इंडिया में हम फॉरेन ट्रेड को और बेटर कैसे बना सकते हैं, तो उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल बनाने की कोशिश की। तो सेकेंड वन इज द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। वो चाहते थे कि पूरी तरह से इंडिया डिपेंडेंट हो जाए ब्रिटेन के ऊपर। तो वो उन्होंने कैसे किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। 50% से ज्यादा फॉरेन ट्रेड हमारा सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था, जिन्हें हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और उनसे फाइनल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ और कंट्रीज के साथ आपको फॉरेन ट्रेड करने की परमिशन दी हुई थी, लेकिन वो कंट्रीज कोई खास रिच नेशंस नहीं थे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास अदर कंट्री में चाइना था, हमारे पास श्रीलंका था जिसे हम सेलोन बोलते थे उस टाइम पर, ईरान हुआ करता था जिसे हम पर्सिया बोलते थे। तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड हमारा मेनली सिर्फ ब्रिटेन की तरफ था, ब्रिटेन के अलावा कुछ और कंट्रीज के साथ आप फॉरेन ट्रेड कर सकते थे। पर ब्रिटेन वालों ने ऐसा किया कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिखा द ओपनिंग ऑफ द स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल एक रास्ता था जो 1869 में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बनाया, जो इंडिया से ब्रिटेन तक एक डायरेक्ट रूट था। इसकी वजह से फायदा क्या होगा कि इंडिया से ब्रिटेन तक जो फॉरेन ट्रेड था वो अब आसान हो जाएगा। तो मोनोपोली कंट्रोल करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, तो मैंने मेंशन किया था ओपनिंग ऑफ द स्यूज कैनाल। तो स्यूज कैनाल एक रास्ता था जो इंडिया से ब्रिटेन तक एक वाटरवे बनाया गया, डायरेक्ट रूट बनाया गया। क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स को अफ्रीका जाना पड़ता था एंड देन अफ्रीका से वो ब्रिटेन जाते थे, जिसमें उनका काफी टाइम वेस्ट हो जाता था। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ये सोचा कि अगर हमें इंडिया को पूरी तरह से कंट्रोल में लाना है और अगर हमें मोनोपोली कंट्रोल बनाना है तो हमें एक डायरेक्ट रूट बनाना पड़ेगा, और उसी डायरेक्ट रूट को बनाने के लिए उन्होंने बनाया स्यूज कैनाल, जो बना 1869 के अंदर। तो मैंने मेंशन किया था ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल इन 1869 सर्व एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो एक सीधा रास्ता बन जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे फॉरेन ट्रेड करना आसान होगा। अब मैं इंडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकूंगा।
तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्यूज कैनाल बनाया। स्यूज कैनाल से पहला फायदा क्या हुआ, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो गया, क्योंकि पहले आपको अफ्रीका जाना पड़ता था, अफ्रीका से आप ब्रिटेन जाते थे, पर अब एक डायरेक्ट रास्ता बन गया फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी सेव हो गया एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट तक पहुंचना बड़ा आसान हो गया। नाउ द सेकेंड वन, स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली, दिमाग के नजरिए से भी और पैसे के नजरिए से भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में 1869 में ब्रिटेन ने जो रास्ता बनाया वो दिमाग के तौर पर भी और पैसे के तौर पर भी सबसे बेस्ट रास्ता माना गया, जिससे उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल क्रिएट कर दिया। चलता हूं लास्ट पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पस। मैंने लिखा ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ का मतलब भारत के पैसे को भारत से लेकर ब्रिटेन चले जाना। तो हमारे ही पैसे हमारे यूज में आकर ब्रिटेन वालों के यूज में आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। जिन्होंने सोने की चिड़िया को बर्बाद करके रख दिया, तो ये हुआ कैसे? तो मैंने यहाँ पे लिखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज द जनरेशन ऑफ द एक्सपोर्ट सरप्लस। हम लोगों का फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ था, लेकिन फिर भी हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ करता था। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब एक्सेस। तो जब आपका रिसीविंग ज्यादा होगा आपके पेमेंट से, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट से हम जितना रिसीव करने वाले थे वो ज्यादा होता था एज कंपेयर टू जितना हमें पे करना पड़ेगा। तो हमारी सिचुएशन एक्सपोर्ट सरप्लस की थी, मतलब हम फायदे की स्थिति में थे। लेकिन क्या ये फायदा अल्टीमेटली हम लोगों को हुआ? द आंसर इज नो। तो मैंने यहां पे लिखा दिस हाउएवर डिड नॉट रिजल्ट इन एनी इनफ्लो ऑफ मनी। तो इसकी वजह से इंडिया में कोई पैसा नहीं आया, बट was used by the British to make the various payment। लेकिन ब्रिटेन वालों ने हमारे ही पैसे को अपने काम में लाना शुरू कर दिया। क्या क्या काम करते थे? तो द फर्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उन्हें इंडिया में ऑफिसेस सेट करने होते थे, तो ऑफिसेस सेट करने के लिए इंडिया के पैसे को यूज करने लग गए। द नेक्स्ट वन इज द वॉर। अगर आप किसी और नेशन के साथ वॉर करते थे, या इंडिया में अगर कहीं पर वॉर कर रहे किसी स्टेट के अंदर, तो इंडिया के ही पैसे को आप बर्बाद करते थे। द थर्ड वन इज द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स का बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स किया जाता था, जहां पर आप सर्विसेज खरीदते थे फॉरेन नेशन से इंडिया को दबाने के लिए। आप मनी ट्रांसफर्स किया करते थे, तो बहुत ज्यादा मनी ट्रांसफर्स हुआ करता था। तो इंडिया का पैसा इंडिया में यूज ना करके ब्रिटेन अपनी जगह यूज करने लग गए, और इसी की वजह से हो गया ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। सो इट इज द एंड ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।